राधिका जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अब आई हाँ, जी। ठीक है। राधिका जी, मेरा सीधा सवाल, अरे संसद तो देश की है ना, इसमें तानाशाही जोड़ देना, इसमें आर्किटेक्चर जोड़ देना, ये मतलब जनता जानना चाहती है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई क्या ये सही है? संसद तो देश की है ना, सांसदों की है, देश की है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देश की जनता भी इसी देश की है। वही जनता है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया। क्या जिस पल मोदी जी वोट मांग रहे थे 2014 में, उन्होंने ये कहा था देश को कि मैं संसद बदलूंगा? नहीं कहा था। क्या उन्होंने ये बताया था कि आप मुझे वोट दीजिए दोबारा जब दूसरी बार वोट मांगी? क्या उन्होंने तब भी बताया था कि मैं देश का संसद बदलूंगा, मैं सारा पैसा इसलिए लगाऊंगा? तब भी नहीं कहा। और इस समय जब देश क्या पूरा विश्व कोविड से जूझा है और हालात कहीं के भी ठीक नहीं है। जब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी खराब है, आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी और इनके सारे मंत्री अलग अलग देशों के बारे में बताते हैं, देखिए पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। तो जब हालात ठीक नहीं है, उस समय आपको घर चलाने के लिए हर जना कटौती करता है। आप और हमारे घर में भी जब बजट डगमगाता है तो कटौती करी जाती है। पार्लियामेंट बनाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। क्योंकि ये चीज आप तब करते हो जब आपके पास एक्सेस में पैसा होता है, जब आपके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली। पर देश जब फाइनेंशियल दिक्कतों से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो क्या देश की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि एक संसद मिले? और ऐसा संसद, आजकल तो सरकार जी खुद ही संसद नहीं चलने देना चाहती। इतना नुकसान आप कर रहे हैं जिस तरीके से, इतना एरोगेंस है सरकार के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को बचाना है। तो वो उसके लिए आप सिर्फ आप क्योंकि आप अपना नाम बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए एक आदमी हर चीज को दरकिनार करके, ठीक है, हर चीज को, फिर मैं बोलूंगी कि इस समय सबसे अहमियत है कि हमारे देश का फाइनेंस स्टेबिलिटी रहे, और वो नहीं है। पूरा विश्व जानते हैं और सब जानते हैं। कह देना कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, कहने को तो जी कुछ भी कोई कह दे, लेकिन असलियत यह है कि महंगाई है। आटा, चावल, दाल, रोटी जब हम खरीदने जाते हैं तो जेब में, दीपक जी, आपके भी दर्द ठीक होता है। राधिका जी और शहजाद जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं एक एक मिनट में हम कमेंट रखें अपने, तो बातचीत भी अच्छी चलेगी। और आप दोनों के सिवा कोई है भी नहीं, और मैं कम बोलना चाहता हूं, आप प्रवक्ता हैं, ज्यादा बोलें बेहतर होगा। सीधे शहजाद जी, महंगाई और बेरोजगारी है, जब हर आदमी ने अपने बजट की कटौती की है कोरोना के हालात के चलते, तो ऐसे में ये फिजूल खर्ची क्या ठीक है? यही कहने की कोशिश की राधिका जी ने। देखिए, अगर दोहरे मापदंड का कोई पोस्टर छापना हो तो उस पर कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश की तस्वीर जरूर छपेगी। यही कांग्रेस पार्टी जो 2010 और 12 में, और उस समय का कालखंड याद कीजिए, 10वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, गिरती लुढ़कती हुई अर्थव्यवस्था और 10 से 12% का एवरेज इन्फ्लेशन। उस समय पर जयराम रमेश का ऑफिशियल बयान में कोट करके बता रहा हूं, वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट बैडली, दिस वन इज नॉट फंक्शनल, आउटडेटेड है। 2012 में मीरा कुमार का मैं पत्र का 2 वाक्य पढ़कर सुनाता हूं कि ये पुरानी हो चुकी है, 1927 से चल रही है, डिग्रेड हो चुकी है पूरी बिल्डिंग, और इसीलिए हमने नई बिल्डिंग की परमिशन दे दी है। ये लेटर भी मेरे पास 13 जुलाई 2012 का। मतलब बताइए कि उस समय पर प्रायोरिटी था 2012 में, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर, जबकि हमारी इन्फ्लेशन 10% पर, और जब वहां पर इतनी चीजी खामियां दिख रही थी, और आज वो वैनिटी हो गया। और आज वैनिटी क्यों हो गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, 2 बातें हैं। कांग्रेस पार्टी को जिस प्रोजेक्ट में पैसा खाने नहीं मिलता है वो उसका विरोध करती है, और दूसरी बात, नए भारत के 2 संस्थान या 2 नए चेहरे उभर कर आ रहे हैं। एक तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है, और नया संसद भवन बन रहा है, उसका भी कांग्रेस विरोध कर रही है। पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, प्राथमिकता की राधिका दीदी ने बात की कोविड के समय पर। कोविड के समय पर यह तो पार्लियामेंट 850 करोड़ का बन रहा है ये बिल्डिंग, परंतु 900 करोड़ का उस समय पर एमवीए सरकार एमएलए हॉस्टल बना रही थी। उस समय पर वो ठीक था, वो प्राथमिकता थी। 250 करोड़ का राजस्थान की सरकार एमएलए के लिए आलीशान मकान हॉस्टल बना रही थी उस समय पर, वो तब तो ठीक था। अरे राधिका जी, आज तो भारतवर्ष ने 220 करोड़ टीके दे दिए हैं कोविड के, और कोविड की चुनौती ऐसी लड़ी है कि पूरी दुनिया कहती है, मानती है, विश्व मान रहा है कि कोविड की लड़ाई सबसे बेहतरी से भारत ने लड़ा है। तो मुझे लगता है कि आज आपके दोहरे चरित्र का उसका जवाब दीजिए कि उस समय पर प्रायोरिटी थी, उस समय पर पार्लियामेंट बिल्डिंग खराब हो रही थी, और आज वैनिटी कैसे? ठीक है राधिका जी, मेरा सीधा सवाल, 13 जुलाई 2012, और मैं खुद उस वक्त संसद के अंदर मौजूद था, 13 जुलाई 2012 को मीरा कुमार जी ने कहा था कि हमने इसकी मंजूरी दे दी है। जयराम रमेश जी का भी शहजाद पूनावाला ने ट्वीट बताया। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तो आर्थिक रूप से स्टेबल है, कोरोना से सबसे बेहतर लड़ाई पूरी दुनिया में, 220 करोड़ टीके कहीं नहीं लगे। तो मुझे आप बताइए, तो आपको तब आपका प्रायोरिटी क्या था, आज आपका प्रायोरिटी क्या है?
सबसे पहले तो मैं शहजाद पूनावाला को बता दूं, मैं आपकी दीदी नहीं हूं, मेरा नाम राधिका खेड़ा, आप मुझे राधिका बोल सकते हैं। बिना बात के लिए पाखंडियों से मुझे रिश्ता नहीं बनाना है। दूसरी बात, अब बात आते हैं कि जो ये बात करी जा रही है कि अब हम इस नंबर की अर्थव्यवस्था है। दीपक जी, मैं एक सिंपल बात करती हूँ जो एक आम आदमी को समझ आती है। जो आम जनता है जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, वो ना जीडीपी समझती है, ना वो समझती है हम कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है। जब हम रोटी खाने जाते हैं, हम सब्जी खरीदने जाते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल खरीदते हैं, तो चुभता है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है। ये वही सरकार है जिन्होंने कहा था डॉलर को हम नीचे गिरा देंगे और रुपये को मजबूत कर देंगे। आज क्या हालात है? 80 के पार आपका डॉलर मिलता है रुपये का, अगर आप देखें। दूसरी बात, आप कहते थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कहां पे ले आएंगे, इन्हीं के मंत्री थे स्मृति ईरानी जी, कितने बड़े बड़े सिलेंडर लेके बैठती थी, कहां है आजकल वो? कितने का सिलेंडर है? 1000 रुपए पार कर चुका है सिलेंडर, कहीं पे 1400 रुपए का है। आम आदमी के लिए खरीदना मुश्किल है, सबके घर का बजट हिल गया। मैं तो साफ एक आम इंसान की तरह, जिसको नहीं पता कि इकोनॉमी क्या होती है, जीडीपी क्या होता है, जब उसको खरीदने जाना पड़ता है बाजार से तेल, घी, मक्खन या बेसिक दाल, तो दर्द होता है, मुश्किल होती है, सबके लिए तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब हम अच्छी इकोनॉमी तो नहीं है। जब हम पेट्रोल और डीजल के लिए 100 रुपए से ज्यादा दे रहे हैं, उस समय जब 60, 70, 80 रुपए का पेट्रोल था, कितना शोर मचता था दीपक जी, आपने बहुत कवर किया होगा। आज कोई शोर मचा रहा है क्या? एक भी बात मेरे को बताएं कि कम करके दिखाएंगे। इतने हालात खराब हो चुके हैं कि वो कभी पीछे जा ही नहीं सकता, जिस हालात पे ये लोग ले आए हैं। तो आम जनता क्या करे, कहां से खरीदे? नौकरियां है नहीं लोगों के पास, तो आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ठीक है, हमने कितने लोग, सिंपल बात करती हूं मैं, कि आपने वादा किया था कि सबको मुफ्त मिलना चाहिए, क्यों हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके पैसे देके खरीदना पड़ा? किसी को भी नहीं खरीदने देना चाहिए था। ठीक है, अगर जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला जी, उसको भी क्यों फ्री में मिलना वैक्सीन चाहिए था। आपने प्राइवेट अस्पतालों में पैसा देके लगवाई? और दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो वो कह रही हैं कि भाई परसेप्शन के लेवल पे आदमी जब खरीदारी करने जाता है तो आटा, दाल, चावल, सब्जी उसको महंगी ही मिलती है। ठीक है दीपक जी, अभी मैं इसका एक एक करके उत्तर दूंगा। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैंने इनको दीदी कहा। वैसे मेरे भारत के प्लेज और संविधान में हर एक को भाई बहन मानते हैं, पर अगर वो अपने आप को भारतीय नहीं मानती और इस संविधान और प्लेज से इत्तेफाक नहीं रखती, तो हो सकता है वो मुझे अपना भाई और मुझे उनको अपनी बहन समझने में उनको तकलीफ होगी। हो सकता है उनको भारतीयता नहीं, उनको कोई शायद और कल्चर पसंद आता होगा। मैंने तो भारतीय संविधान और प्लेज के हिसाब से उनको दीदी कहा था, पर मैं उसको वापस ले लेता हूँ, वो सिर्फ भारतीयों के लिए है। दूसरी बात, देखिए आते हैं मूल मुद्दे पर। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये सारी दलीलें रखी थी, इनके इकोसिस्टम ने 1 लाख का फाइन लगा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट भागे, सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी दलीलें इनके इकोसिस्टम ने रखी थी, उस पर भी उनको 1 लाख का फाइन देना पड़ा। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, दिल्ली हाईकोर्ट जिसका मेरे पास आज आदेश है, उन्होंने कहा ये एसेंशियल प्रोजेक्ट भी है और नेशनल इंपॉर्टेंस में भी है। अब मैं क्या किसकी बात सुनूं? जयराम रमेश और राधिका दीदी की बात सुनूं? सॉरी दीदी नहीं, राधिका जी की बात सुनूं या मैं दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनूं? दूसरी बात, उन्होंने कहा आटे, दाल, राइस, इनकी कीमतें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके समय पर चीनी का दाम ले लेते हैं, चीनी का दाम 400% बढ़ा इनके 10 साल के कालखंड में, आज 36% बढ़ा है। तो मुझे तो बताइए कि उस समय पर आपने तो अप्रूवल दे दिया था, और आज जब दाम उस तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं तब आपको दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है, इन्होंने कहा वैनिटी। वैनिटी दरअसल क्या है दीपक जी? आपकी अंग्रेजी, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, पर ये इनकी तो अच्छी है। वैनिटी का मतलब ये होता है जब आप एक परिवार के नाम पर 400 स्कीम और इंस्टीट्यूशन बना दे, टॉयलेट से लेकर एयरपोर्ट तक एक ही परिवार के नाम पे देते, जीते जी अपने आप को भारत रत्न देते, ये वैनिटी होता है। और सेंट्रल दिल्ली में सबसे आलीशान प्लॉट लैंड के मेमोरियल के नाम पे दे दे, ये वैनिटी होता है। ये तो संसद भवन बन रही है। और आखिरी बात दीपक जी, हमारी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, 1927 का जमाना था, ब्रिटिश ने बनाया था। ब्रिटिश ने पार्लियामेंट नहीं बनाई थी देश की, उन्होंने एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी केवल अपने कुछ गोरों के लिए, ताकि वो वहां पर बैठकर सत्ता चला सके। हम जब आजाद हुए, हमारी आबादी कुछ लगभग 30-35 करोड़ की थी, आज 140 करोड़ की है। इसका मतलब सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी 26 के बाद, जब डिलिमिटेशन हट जाएगा। क्या दीदी कह रही, सॉरी राधिका जी कह रही है कि इसमें हमारे सांसदों का प्रतिनिधित्व जो होगा उनको बैठने नहीं दिया जाए? वो कैसे बैठेंगे? एक दूसरे की गोद में बैठेंगे क्या? और तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये विदेशी चिन्हों से इतना इनको लगाव क्यों है? इनके पार्टी में तो विदेशी चिन्ह है ही, परंतु जॉर्ज पंचम की मूर्ति से हो, राजपथ से हो, हमारे जो नेवी फ्लैग में जॉर्ज का क्रॉस हो, हर चीज विदेशी। दीदी सॉरी राधिका जी को क्यों पसंद आती है? जी न्यूज़।